हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्ज़ाम बाय धंजलाल सर। इस चैनल पर मैंने 2011 से लेके 2024 की 14 बरस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य है एग्ज़ाम के समय और एग्ज़ाम से पहले आप इन पी बाई क्यूओं को देखकर ज़रूर जाएं, जिससे आपको ये पता लगे कि क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं और आप उस कंटेंट को ज़रूर पढ़ेंगे। और मैंने इस चैनल पर भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थशास्त्र और भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन और सामान्य विज्ञान का पार्ट कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो पूछे गए क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डीएनए बारकोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है? ऑप्शन 1, किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए। ऑप्शन 2, समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए। ऑप्शन 3, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचान करने के लिए। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन 2 और 3 के लिए डीएनए बारकोडिंग का प्रयोग होता है समान दिखने वाली प्रजातियों के बीच भिन्नता जानने के लिए और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में अवांछित प्राणी या पादप सामग्री को पहचानने के लिए। किसी पादप या प्राणी की आयु का आकलन करने के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, जैव पदार्थ बायोफिल्म्स मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरों पर बन सकती है। ऑप्शन 2, जैव पदार्थ खाद्य पदार्थों और खाद्य प्रसंस्करण सतह पर बन सकती है। ऑप्शन 3, जैव पदार्थ बायोफिल्म्स प्रतिजैविक प्रतिरोध दर्शा सकती है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। तीनों कथन ही बायोफिल्म्स के बारे में सही है। ये मानव ऊतकों के भीतर चिकित्सकीय अंतरों पर बन सकती है और खाद्य प्रसंस्करण सतह पर बन सकती है और जैव पदार्थ प्रतिजैविक एंटीबायोटिक प्रतिरोध दर्शा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजैविकों प्रोबायोटिक्स मैंने प्रतिजैविक का एंटीबायोटिक्स बता दिया। प्रतिजैविकों प्रोबायोटिक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, प्रजैविक जीवाणु और यीस्ट दोनों के बने होते हैं। ऑप्शन 2, प्रजैविकों में जीव खाए जाने वाले खाद्य में होते हैं किंतु वे नैसर्गिक रूप से हमारी हाड़ नली में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन 3, प्रतिजैविक प्रोबायोटिक्स दूध शर्कराओं के पाचन में सहायक है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 1 और 3 दोनों सही है। प्रोबायोटिक्स जीवाणु और यीस्ट से बने होते हैं तथा ये दूध शर्कराओं के पाचन में सहायक होते हैं और कुछ प्रोबायोटिक्स हमारे हाड़ नली में भी प्रेजेंट होते हैं, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादातर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः संयोजित रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन से संबंधित हाल के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, इन वैक्सीनों के विकास में आनुवांशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन 2, जीवाणुओं और विषाणु का प्रयोग रोगवाहक वेक्टर के रूप में किया जाता है। ये उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी।
दोनों कथन ही सही है। किसके बारे में? रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन के बारे में। इनका प्रयोग आनुवंशिक इंजीनियरिंग का प्रयोग किया जाता है इन वैक्सीनों के विकास में। जीवाणु और विषाणु का प्रयोग रोगवाहक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, अंडों के अंतपात्र इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में सूत्रकणिका प्रतिस्थापन माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। ऑप्शन 2, किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवंशिक रूप से पूर्णतः माता से जाता है न कि पिता से। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोनों कथन ही आनुवंशिक रोगों के संदर्भ में सही है। किसी संतान में सूत्रकणिका रोग आनुवंशिक रूप से माता से जाता है और पिता से नहीं जाता है। अंडों के अंतपात्र इन विट्रो निषेचन से या तो पहले या बाद में माइटोकॉन्ड्रियल रिप्लेसमेंट चिकित्सा द्वारा सूत्रकणिका रोगों माइटोकॉन्ड्रियल डिसीज को माता पिता से संतान में जाने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलगार्ड फर्स्ट और बोलगार्ड सेकंड प्रौद्योगिकी का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है? ऑप्शन ए, फसली पादपों का कॉलोनी प्रवर्धन। ऑप्शन बी, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। ऑप्शन सी, पादप वर्धीकृत पदार्थों का उत्पादन। ऑप्शन डी, जैव उर्वरकों का उत्पादन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित फसली पादपों का विकास। इसमें बोलगार्ड फर्स्ट और बोलगार्ड सेकंड टेक्नोलॉजी का उल्लेख किया गया है। किसके संदर्भ में? पादप वर्धीकृत पदार्थों का उत्पादन के संदर्भ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ACE पद का उल्लेख ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? ACE2 का फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 है। किस संदर्भ में किया गया है? ऑप्शन ए, आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों में पुनः स्थापित इंट्रोड्यूस्ड जीन। ऑप्शन बी, भारत के निजी उपग्रह संचालन प्रणाली का विकास। ऑप्शन सी, वन्य प्राणियों पर निगाह रखने के लिए रेडियो कॉलर। ऑप्शन डी, विषाणु जनित रोगों का प्रसार। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, विषाणु जनित रोगों का प्रसार देखने के लिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। ऑप्शन 2, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। ऑप्शन 3, मानव प्रेरित बहुत सख्त स्टेम प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, तीनों कथन ही सही है। भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्राइमरी भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। प्लुरिपोटेंट स्टेम कोशिका को एक शुक्र के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन का उपयोग का क्या महत्व है? ऑप्शन 1, ये वैक्सीन निमोनिया और साथ ही तनिकासोत, मेनिंजाइटिस और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। ऑप्शन 2, उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। ऑप्शन 3, इन वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव साइड इफेक्ट नहीं है और न ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जता संबंधी अभिक्रिया एलर्जिक रिएक्शन करती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसमें ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, जबकि इसमें दे रखा ऑप्शन 3 में कि ये वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, न ये वैक्सीन एलर्जिक रिएक्शन करती है। तो ये कथन गलत है। कोई भी वैक्सीन हो उसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं और कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। और जो न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन है ये निमोनिया और मेनिंजाइटिस और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है और ये उन प्रतिजैविकों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणु के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्रकेंद्रिक स्थानांतरण प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए, इन विट्रो अंड के निषेचन के लिए दाता शुक्राणु का उपयोग। ऑप्शन बी, शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं का आनुवंशिक रूपांतरण। ऑप्शन सी, स्टेम कोशिकाओं का कार्यात्मक भ्रूणों में विकास। ऑप्शन डी, संतान में सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रियल वाले रोगों का निरोध। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी, संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध का पता लगाने के लिए निरोध करने के लिए प्रोन्यूक्लियर ट्रांसफर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएनए अंतर्क्षेप राइबोन्यूक्लिक एसिड इंटरफेरेंस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता हासिल कर ली, क्यों? ऑप्शन 1, यह जीन अनविभक्तीकरण जीन साइलेंसिंग रोग उपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन 2, इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन 3, इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन 4, इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो आरएनए अंतर्क्षेप का प्रयोग ऑप्शन 1 यह जीन अनविभक्तीकरण जीन साइलेंसिंग रोगों उपचारों के विकास में प्रयुक्त होता है तथा कैंसर की चिकित्सा में इसका उपयोग किया जाता है, जबकि हार्मोन से संबंधित रोग को निदान के लिए इसका प्रयोग नहीं होता है। और ऑप्शन 4, इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राय समाचारों में आने वाला CAS कैसिन 9 प्रोटीन क्या है? ऑप्शन ए, लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। ऑप्शन बी, रोगियों में रोगजनकों को ठीक ठाक पहचान के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक। ऑप्शन सी, एक जीन जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है। ऑप्शन डी, आनुवांशिक रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची का
प्रयोग प्रयोग कैसिन-19 का है। कैसिन-19 प्रोटीन वस्तुतः लक्ष्य साधित जीन संपादन, एक टारगेट जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैच है। इसका मुख्य कार्य डीएनए को काटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। ऑप्शन 2, भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। ऑप्शन 3, पादप किसमें भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। पादप किसमें भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है। ये प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन 3 सही है कि भारत किसमें भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं है, जबकि भारत में बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड भी है और भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। तो ये कथन गलत है, नहीं कराया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में विकसित आनुवांशिक रूपांतरित सरसों, जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों, जीएम सरसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, जीएम सरसों में मृदा जीवाणु के जीन होते हैं जो पादप को अनेक किस्मों के पीड़कों के विरुद्ध पीड़क प्रतिरोध का गुण देते हैं। ऑप्शन 2, जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं। ऑप्शन 3, जीएम सरसों का विकास IARI और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ये प्रयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी। जीएम सरसों के बारे में, जीएम सरसों में वे जीन होते हैं जो पादप में पर परागण और संकरण को सुकर बनाते हैं, जबकि जीएम सरसों वस्तुतः ट्रांसजेनिक सरसों है जिसे दिल्ली विश्वविद्यालय के साइंटिस्ट सेंटर फॉर जेनेटिक मैनिपुलेशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स द्वारा विकसित किया गया है। और ऑप्शन 1 भी नहीं है क्योंकि इनमें से बार जीन पौधों में तृणनाशी के विरुद्ध प्रतिरोधकता प्रदान करता है, न कि कीटनाशी के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कृषि के संदर्भ में प्राय समाचारों में आने वाले जीनोम अनुक्रमण, जीनोम सीक्वेंसिंग की तकनीक का आसन भविष्य में किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन 1, विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवांशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन 2, यह तकनीक फसली पौधों को नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है। ऑप्शन 3, इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधों को समझने के लिए किया जा सकता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन डी। तीनों ऑप्शन जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में सही है। इसका प्रयोग फसलों में पोषी रोगाणु संबंधी को समझने के लिए किया जा सकता है और यह तकनीक फसली पौधों को नई किस्मों को विकसित करने में लगने वाले आवश्यक समय को घटाने में मदद करती है और यह विभिन्न फसली पौधों में रोग प्रतिरोध और सूखा सहिष्णुता के लिए आनुवांशिक सूचकों का अभिज्ञान करने के लिए जीनोम अनुक्रमण का उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सामान्यतः प्रयुक्त उपभोक्त पदार्थ और उनमें पाए जाने वाले संभावित अवांछनीय अथवा विवादास्पद रसायन: लिपस्टिक, सीसा, शीतल पेय, बोमिनित वनस्पति तेल, चाइनीज फास्ट फूड, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ऊपर दिए गए युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो तीनों कथन ही सही है। लिपस्टिक में सीसा पाया जाता है,
शीतल पेय में बोमिनित वनस्पति तेल पाया जाता है और चाइनीज़ फास्ट फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काई कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी सोमेस्टिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, जंतुओं की जननी क्लोनिंग। जो सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है? जंतुओं की जननी क्लोनिंग करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव सूचना विज्ञान बायो इन्फॉर्मेटिक्स के घटनाक्रमों गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोन किसे निर्दिष्ट करता है? तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला को ट्रांसक्रिप्टोन निर्दिष्ट करता है। थैंक यू सो मच गाइज। आज मैं इतना ही पढ़ाऊँगा और मेरा कल नेक्स्ट पार्ट आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। मेरा लयबद्ध पढ़ाना इसलिए उचित है क्योंकि समय आपका बर्बाद ना हो। थैंक यू सो मच।